वेलकम बैक अगेन गाइस। तो इस वीडियो में मैं बॉय नेक्स्ट वर्ल्ड सीरीज के एपिसोड 2 और 3 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि सीरस का एक्सीडेंट हो जाता है और इसके बाद वो फुकान को अपना लवर मानने लगता है। उसे बताता है कि पैरेलल वर्ल्ड में तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और वो इस वर्ल्ड में भी फुकान को अपना बॉयफ्रेंड मानता है। लेकिन फुकान को पैरेलल वर्ल्ड वगैरह कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और सीरस की बातों से वो परेशान हो जाता है। सोते जागते उसे बस सीरस की बातें बहुत परेशान करती है। तो हर रोज की तरह फुकान यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी होता है, पर बाहर निकलते ही उसे गेट पर टंगा हुआ स्नैक्स मिलता है। उसे लेकर वो यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। उसकी दो लड़कियां दोस्त ट्राई और लीन उसके बुरे हालत के बारे में पूछती है और वो उन्हें बताता है कि मैंने सब कुछ लकी डे के हिसाब से ही पहना है, पर आजकल सब कुछ मेरे साथ अजीब क्यों हो रहा है। सीरस जैसा सीनियर हैंडसम लड़के को मैं कैसे पसंद आ सकता हूँ? ये तो हो ही नहीं सकता। अगर दुनिया में मैं अकेला पर्सन भी बच गया तो भी उन्हें मुझसे प्यार नहीं होगा। दोस्त उसे बोलती है कि फुकान तुम कितने क्यूट हो, तुम्हें पता भी नहीं है। सीरस को देखा है तुमने, किसी पर भी ध्यान नहीं देता, पर तुम पर ध्यान दिया उसने। तभी उसे सीरस के कॉल आ जाते हैं और फुकान को समझ नहीं आता कि सीरस को उसका नंबर कैसे मिल गया। सीरस उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। फुकान और परेशान हो जाता है और इसी परेशानी में वो दोस्तों के सामने सब बातें एक एक करके अपने मुंह से बाहर निकाल देता है, पर होश आते ही चुप हो जाता है। वही दूसरी तरफ सीरस अपने ख्यालों में खो जाता है, जहाँ वो देखता है कि हाई स्कूल में वो है और क्लास में अकेला बैठा है। तभी खिड़की पर एक पेपर कप आकर गिरता है। सीरस उसमें कान लगाकर सुनता है तो दूसरे तरफ से किसी की आवाज आती है। तभी सीरस के दोस्त क्लास में एंटर करते हैं और बारिश में भीगने की वजह से दोनों काफी जोर जोर से चिल्लाते हैं। सीरस इस आवाज की वजह से होश में आ जाता है और क्लास से बाहर जाने लगता है। दोस्त उसे रोकते हैं, बताते हैं कि अभी तो क्लास शुरू होने वाली है, कहाँ जा रहे हो तुम? बट वो नहीं रुकता। इधर फुकान भी जल्दी जल्दी घर भागने की कोशिश कर रहा था ताकि बारिश उसका रास्ता न रोक पाए, पर ये बारिश भी ना अपनी ही मनमानी करती है। बेचारा फुकान अपने एंजल से प्रे करता है कि छाता लेकर भेज दो किसी को, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगले दिन यहीं पे छाता वापस कर दूंगा। तभी उसका एंजल यानी कि सीरस छाता लेकर पहुँच जाता है। उसे बोलता है मैं ज्यादा लेट तो नहीं हो गया, तुम हमेशा की तरह अपना छाता भूल गए ना? और वो फुकान का बैग लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। फुकान को बहुत हैरानी होती है। उसे बोलता है आप यहाँ कैसे, और छाता होने के बावजूद आप भीग कैसे गए हो, और आपको कैसे पता कि मैं हमेशा छाता भूल जाता हूँ और हमेशा दूसरे फुकान के ऐसे ही केयर करते हो क्या? सीरस उसके गालों पर अपना हाथ फेरता है। उसे बोलता है तुम बिल्कुल नहीं बदले, पहले की तरह ही क्यूट हो। फिर दोनों फुकान के रूम आ जाते हैं, पर सीरस उसे बोलता है कि डोर का पासवर्ड वो गेस करेगा। फुकान को उससे डर लगने लगता है, फिर भी उसके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए उसे गेस करने को कहता है और सीरस सच में गेट खोल देता है। पासवर्ड फुकान के डैड का बर्थडे ही था। फुकान को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है। वो अंदर आ जाता है तो सीरस पीछे से आकर उसे हग कर लेता है। फुकान खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर सीरस बोलने लगता है फुकान तुम पहले की तरह ही काइंड हो, अभी अगर कोई और होता तो शायद मुझे बुरी तरह से डांट देता, पर तुम ऐसा नहीं कर रहे। भले ही परेशान हो रहे हो बट मेरी फिक्र भी कर रहे हो। फुकान उसे बिठा देता है और पूछता है कि दूसरे वर्ल्ड में दोनों कैसे मिले। सीरस उसे याद दिलाता है कि स्पोर्ट्स डे का दिन था, दोनों उसी दिन मिले थे, लेकिन दोनों डिफरेंट टीम में थे। फुकान को झंडे पकड़ाए गए थे पर उसे वो नहीं करना था, इसीलिए बार बार गलतियां कर रहा था, पर फिर भी उसे रिप्लेस नहीं किया गया। सीरस के बातें तो सही थी, फुकान को यह बात याद थी, लेकिन दोनों ने बातें कब की है ये उसे याद नहीं। सीरस उसे बोलता है कि बातें तो करी है हमने एक दूसरे से, पर आगे बताने से पहले उसे कॉल आ जाते हैं। उसे हॉस्पिटल बुलाया जाता है, पर गुस्से में वो मना कर देता है। फिर वो फुकान से विम यानी कि अपने दोस्त के बारे में पूछता है कि उसे तो देखा होगा तुमने, और देखा क्या? फुकान तो उसे बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि वो अपने फैकल्टी का प्रेसिडेंट है। लेकिन सीरस उसकी बातें सुनकर नाराज हो जाता है क्योंकि फुकान ने उसके दोस्त को देखा है पर उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। फुकान उसे मनाता है और सीरस बताता है कि आज उसे अपने सर के बैंडेज चेंज करने थे। ये सुनते ही फुकान उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर जाता है, पर वहाँ फुकान को नर्स बुरी तरह से डांटती है कि सीरस बिना सोचे समझे भाग गया। कितने सारे चेकअप करने थे उसके
और बॉडी तो ठीक ठाक है पर दिमाग हिल गया है, वो कुछ भी बोल रहा है। नर्स के जाते ही फुकान अपना सर पकड़ लेता है। उसे लगने लगता है कि शायद इसीलिए वो पैरेलल वर्ल्ड वगैरह की बातें कर रहा है। सीरस जैसे उसे देखता है वो पास आ जाता है। फुकान उसे बोलता है क्यों भाग गए थे आप हॉस्पिटल से। सीरस बता देता है कि फुकान की वजह से। जब वो होश में आया था तो सब उससे कह रहे थे कि फुकान और वो बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन उसे बस कंफर्म करना था कि फुकान इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। फुकान उसे डांट लगाता है और प्रॉमिस करवाता है कि अब से वो रेगुलर हॉस्पिटल में चेकअप करवाने आएगा। फिर वो दोनों फुकान के रूम आते हैं। फुकान उसे बाहर से ही वापस घर जाने को बोलता है, पर सीरस उसे बताता है कि मैं ऑलरेडी अपने रूम के पास पहुंच गया हूं। इसी बिल्डिंग के ठीक नीचे फ्लोर में मेरा रूम है। और वो फुकान से कल मिलने की प्रॉमिस करके चला जाता है। फुकान ये सुनकर और हैरान हो जाता है कि दोनों सेम अपार्टमेंट में रहते हैं और अभी तक उसने सीरस को देखा ही नहीं। अगले दिन फुकान अपनी छोटी उंगली को बुरी तरह से डांट लगाता है कि किसने कहा था तुझे प्रॉमिस करने को। और सामने उसे हैंडसम सीरस दिखाई देता है और इस हैंडसम इंसान को देखकर उसे यकीन ही नहीं होता कि ये इसी प्लेनेट का वासी है। उसे लगने लगता है कि सीरस शायद एलियन ही होगा। वो सीरस के पास जाता है। सीरस काफी देर से उसी का वेट कर रहा था। फुकान उसे बोलता है कि इतनी जल्दी हॉस्पिटल से आ गए, तबीयत खराब हो गई तो। मौसम का कोई भरोसा नहीं। तभी बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। दोनों तुरंत भागकर फुकान के रूम में आ जाते हैं। फुकान के यूनिफॉर्म भीग रहे थे, वो उसे उठाने जाता है, पर सीरस उसे बिठा देता है और खुद उसके यूनिफॉर्म लेकर आता है। फुकान उसे पोंछने के लिए तौलिया दे देता है, पर सीरस उसी के सर को पोंछने लगता है। उसे बोलता है कि मुझसे ज्यादा तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है, तुम हमेशा से अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हो। फुकान भी उसके सर पोंछ देता है, पर वो भूल गया था कि सीरस के सर पर चोट लगे हैं। याद आते ही वो उसके सर की चोट देखता है और इसी हाना में फुकान सीरस के ऊपर चढ़ जाता है। सीरस उसे बोलता है कि फूट दूर हट जाओ, वरना ये मत बोलना कि मैंने वार नहीं किया था। फुकान तुरंत दूर हट जाता और भाग जाता है। कपड़े बदलकर जब वो बाहर आता है तो सामने पेपर कप दिखता है उसे। वो तुरंत उसे उठा लेता है। सीरस को बताता है कि हाई स्कूल में मैं अक्सर खेलने के लिए लेकर जाता था इसे, पर दोस्त बोलते थे कि मैं बहुत ओल्ड फैशन्ड हूँ, मुझे टीज करते थे। और उसी टाइम खिड़की से एक कप नीचे 12th क्लास में गिरा था। तभी मैंने किसी को नॉक नॉक आवाजें दी थी और रिप्लाई भी आया था, और वो कप वापस लेने के लिए मुझे गेस करने को कह रहे थे कि वो कौन है। सीरस उसे बताता है कि वो पर्सन मैं ही था, पर फुकान को यकीन नहीं होता। सीरस उसे बताता है जब तुम कप मांगने आए थे तो कांप रहे थे डर के मारे, तो मुझे तुम्हें डांटने का मन ही नहीं किया। फुकान ये सब बातों के बाद उसे बोलता है कि मेरे घर के पासवर्ड के अलावा आप मेरे बारे में और क्या जानते हैं। और सीरस एक एक करके उसे बताता है कि तुम लकी डे के हिसाब से अंडरवेयर पहनते हो, तुम्हारे राइट हिप के नीचे तिल है। फुकान तुरंत अपने हिप चेक करता है तो सच में तिल था। वो नर्वस हो जाता है कि इतनी अंदर की बातें सीरस को पता है। इसका मतलब सीरस उसे बोलता है कि फू हम अलग वर्ल्ड में लवर्स हैं, बट इस वर्ल्ड में नहीं है, पर क्या तुम्हारे क्लोज रह सकता हूँ मैं। फुकान उसे कोई जवाब नहीं देता और सीरस थोड़ा दुखी हो जाता है, पर फुकान फिर उसका हाथ अपने सर में लेकर जाता है। उसे बोलता है मुझे मालूम है आप मेरे सर में हाथ फेरना चाहते हो, ये कर सकते हैं आप, इसकी परमिशन है आप। सीरस खुश हो जाता है और फुकान को किस करता है। उसे बोलता है इसकी भी परमिशन मिलेगी। फिर अगले दिन यूनिवर्सिटी में वो फुकान को ढूंढता है, पर फुकान का दोस्त जिन उससे मिल जाता है। वो सीरस को बताता है कि फुकान कैंटीन में है, और इसके साथ ही वो सीरस से कहता है कि फुकान को सच नहीं बताओगे। सीरस को उसकी बातें समझ नहीं आती। वो पूछता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, पर जिन बहाना बना देता है। उसे बोलता है मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। वही इधर फुकान भी खुद से ही बातें करता है, खुद को ही डांटता है और खुद को ही समझाता है। उसकी पागलों जैसी हरकत की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स कैंटीन छोड़कर चले जाते हैं। तभी जिन वहां आ जाता है। फुकान उसे बोलता है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि सीरस को वापस उसके वर्ल्ड में कैसे भेजूंगा जहां से वो आया है, और यहाँ वो बस कंफ्यूज हो रहा है।
तो मैं दो लवर्स के बीच नहीं आना चाहता, इसीलिए उन्हें वापस भेजूंगा। जीन उसे समझाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, पर फुकान तो पूरा मन बना चुका था। वो सोचते हुए रोड क्रॉस करता है कि कोई ना कोई ब्लैक मैजिक वगैरह तो होगा ही जिससे उन्हें वापस भेजा जाए। तभी एक गाड़ी लगभग उसे कुचल देती, लेकिन सीरस उसे बचा लेता है और सीरस को देखते ही उसके हार्ट बीट तेज हो जाते हैं। जितने भी प्लान वो उसे वापस भेजने के बारे में बना रहा था, वो सब उसे लगने लगता है कि कैंसिल कर दे और सीरस के साथ रहे। सीरस उसकी बॉडी चेक करता है कि सब ठीक ठाक है ना, उसे चोट तो नहीं आए। फुकान बिल्कुल ठीक था, पर उसे सीरस की टेंशन हो रही थी कि उसकी वजह से वो कितना स्ट्रेस में आ गया है। अगर ऐसे में सीरस के किसी फैन ने उसे देखा तो फुकान को मार देगा, लेकिन सीरस उसे बोलता है कि उसे किसी और से नहीं बल्कि फू से मतलब है। फुकान थोड़ा अजीब फील करता है क्योंकि इससे पहले किसी ने भी उसकी इस तरह से केयर नहीं की थी। डैड के गुजरने के बाद और माँ के फॉरेन शिफ्ट होने के बाद वो खुद को अकेला ही संभालते आया है। सीरस उसे बोलता है कि तुमने यहाँ रहना चूज किया क्योंकि तुम अपने पापा की यादों से दूर नहीं जाना चाहते थे, राइट? फुकान हैरान हो जाता है कि सीरस को ये कैसे पता, पर उसे याद आता है कि पैरेलल वर्ल्ड में वो तो उसका बॉयफ्रेंड है ना, तो उसे सब कुछ पता ही होगा। फिर वो सीरस को बोलता है कि आपको आपके वर्ल्ड में वापस भेजने का तरीका मैंने ढूंढ लिया है, तो मिलते हैं वीकेंड पर। उस रात सीरस को बहुत अजीब सपने आते हैं और वो घबराकर जाग जाता है। तभी उसे फुकान के मैसेज आते हैं। वो अपने वीकेंड का प्लान उसे याद दिलाता है। वीकेंड के दिन प्लान के हिसाब से सीरस फुकान से मिलने जाता है और फुकान उसे बहुत सारे ओझा पंडित वगैरह के पास लेकर जाता है ताकि रिचुअल करके उसे अपनी दुनिया में वापस भेज सके। पर वो सब तो एक से बढ़कर एक थे। एक ढोंगी लेडी पंडित तो सीरस को देखकर फिदा हो जाती है। उसे बताती है कि पहले सीरस ने अपनी वाइफ को धोखा दिया था, इसीलिए वो विधवा भूतनी इसे परेशान कर रही है और इसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि सीरस को 1 महीने के लिए उसके साथ छोड़ दे। दूसरे ढोंगी बाबा तो उसे देशद्रोही बता देते हैं और तीसरे उसे झाड़ू से पीट कर उसकी हालत खराब कर देते हैं। भोले फुकान को अभी समझ आ गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो ढोंगी बाबा का पीछा छोड़कर सीरस से माफी मांगता है। सीरस उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, जो भी हो, पर तुम्हारे साथ टाइम बिताने का मौका मिल रहा है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन फुकान उसे बोलता है इस बार गड़बड़ हो गई, अगली बार नहीं होगी। मतलब अभी भी वो सीरस को उसकी दुनिया में वापस भेजने का प्लान नहीं भूलने वाला। वहीं सीरस की वजह से यूनिवर्सिटी में वीम की वाट लग जाती है। 2 लड़कियां वीम पर टूट पड़ती है। उसे बोलती हैं कि सुना है सीरस किसी आर्ट्स वाले जूनियर पर्सन को डेट कर रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वो दोनों स्ट्रीट पे एक दूसरे का हाथ थामे घूम रहे थे, तुम्हें तो पता होगा, डैड हो ना तुम उसके। वीम उन्हें बोलता है मैं डैड नहीं हूँ उसका, बल्कि उसके रियल डैड से उसके ख्याल रखने का प्रॉमिस किया था मैंने, इसीलिए ख्याल रखता हूँ उसका। और अगर तुम्हें इतना ही जानने का शौक है तो खुद पता करो। पर लड़कियां तो खुद सीरस से डरती थी। जिस तरह से वो गुस्से में देखता था, किसी को भी बर्फ की तरह जमा देता। पर उनकी बातों की वजह से वीम खुद परेशान हो गया था। उसे पता था कि सीरस का दिमाग थोड़ा हिल गया है। वो फुकान को अपना बॉयफ्रेंड बता रहा है, पर बात हाथ पे हाथ डालकर घूमने तक पहुंच गई है, ये तो उसे पता ही नहीं है। और कहाँ सीरस पहले किसी को भी डेट करने को रेडी नहीं था। पूछने पर बोलता था कि मैं रोबोट हूँ, बस कमांड फॉलो करता हूँ। और आज वो बदल कैसे गया? वो इसी परेशानी में फुकान की तलाश करने पहुंच जाता है। वो जिन से फुकान के बारे में पूछता है, उसका कांटेक्ट मांगता है, पर जिन तो आसमान देखने में बिजी था। मौसम के बारे में उसे बताता है कि कल बारिश होने वाली है। और फिर दोनों को आसमान में लायन किंग दिखाई देते हैं। इसके बाद टाइगर भी दिखाई देते हैं और फिर जिन वहां से जाने लगता है। वीम उसे बोलता है कि मेरे सवाल के जवाब तुमने नहीं दिए हैं। जिन उसे सामने दिखाता है कि वो रहा फुकान, और वो वीम से कहता है कि अपना ख्याल रखो लायन, दूसरों के बारे में ज्यादा मत सोचो। वीम जैसे ही फुकान को देखता है, वो सीरस के बारे में पूछता है कि उसने तुम्हें डराया धमकाया तो नहीं, तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? अगर ऐसा हुआ तो मुझे बताओ, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। फुकान उसे बोलता है कि सीरस ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, सब बढ़िया है। वीम पूछता है इसका मतलब तुम दोनों डेट कर रहे हो? फुकान उसे बोलता है नहीं, अभी तक तो नहीं। उस शाम फुकान सीरस को मैसेज करता है, वीम के बारे में बताता है कि वो मिलने आया था।
सीरस उसे वीम के साथ बात करने से मना करता है। उसे बोलता है कि मैं जेलस हो रहा हूँ। और इतना सुनते ही फुकान के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो सीरस को बालकनी में आने के लिए कहता है और पेपर कप नीचे कर देता है। सीरस उसमें कान लगाकर सुनता है और फुकान उसे बताता है कि वीम ने उसे कल हेल्प के लिए बुलाया है। सीरस उसे जवाब देता है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं उसे बता दूंगा। फुकान उसे बोलता है, ऐसी बात नहीं है, पर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। ऐसा सब कहते हैं लेकिन सब बकवास करते हैं। सच तो ये है कि आप बहुत काइंड हो। सीरस उसे बोलता है, मैं बस तुम्हारे साथ काइंड हूँ क्योंकि तुम्हें डराना नहीं चाहता, वरना तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे और ऐसा मैं नहीं होने दे सकता क्योंकि तुम ही वो रीजन हो जिसकी वजह से मैं फिलहाल स्माइल कर पा रहा हूँ। फुकान उसकी बातें सुनकर शर्मा जाता है। सीरस उसे गुड नाइट बोलता है और फुकान के हार्ट बीट बुरी तरह से बढ़ जाते हैं। अगले दिन फुकान वीम की हेल्प करने जाता है और वही दो लड़कियां उसकी क्लास लेना शुरू कर देती हैं। उसे बोलती हैं कि तुम ही वो हो जिसे सीरस डेट कर रहा है, क्यूट हो, पर इतने सारे जूनियर्स में से उसने तुम पर ध्यान कैसे दिया, तुमने उसका ध्यान कैसे अट्रैक्ट किया बताओ। और इससे पहले कि दोनों क्रिमिनल की तरह उससे कन्फेस करवाती, वीम उन्हें रोकता है। उनसे कहता है कि तुम दोनों को सीरस से डील करने हैं क्या। वो दोनों चुपचाप फुकान को स्नैक्स देकर चली जाती है। वीम उसे काम देता है, पेपर स्टेपल करने को कहता है और सीरस उसकी हेल्प करने पहुंच जाता है। फुकान भी स्नैक्स खाना शुरू कर देता है और एक बाइट सीरस को भी खिला देता है। वीम ये देखते ही सीरस को साइड में खींच कर ले जाता है। उसे बोलता है, तुम ठीक हो, पागल पागल तो नहीं हो गए। मैं जब भी स्नैक्स लाता था तुम कभी नहीं खाते थे और जो भी तुम्हें स्नैक्स देता था तुम बिना सोचे उसे डस्टबिन में फेंक दिया करते थे। तो फिर फुकान के हाथों से तुमने स्नैक्स कैसे खा लिया? कहीं तुम पगला तो नहीं रहे हो ना? पहले जहाँ तक मुझे याद है फुकान से तुमने एक ही बार बात की थी, पर उस टाइम। यहाँ सीरस तुरंत वीम को चुप रहने के लिए कहता है। शायद वीम की जुबान से वो बात निकलने वाले थे जो सीरस नहीं सुनना चाहता था। वीम बात को नहीं बढ़ाता और वहाँ से चला जाता है। इधर फुकान पेपर स्टेपल करते करते थक गया था और वो वहीं सो जाता है। सीरस उसे देखने आता है और क्यूट से फेस को देखकर वो उसे किस करने जाता है, पर उसे ये सही नहीं लगता और वापस जाने लगता है। लेकिन फुकान जाग जाता है, उसे रोकता है, उसे किस करने को कहता है। सीरस उसे बोलता है कि तुम सो रहे थे तो मैं तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें नहीं छूना चाहता। लेकिन फुकान तो अब जाग चुका था। फिर दोनों किस करते हैं, पर किस करने के बाद फुकान टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो दो लवर्स के बीच आया है। उस पर्सन को किस किया उसने जिसका बॉयफ्रेंड है, जो उसी का है, मतलब दूसरी दुनिया में उसके दूसरे वर्जन का बॉयफ्रेंड है। सीरस उसे समझाता है कि तुम ज्यादा सोचो मत, अगर इसमें किसी की गलती है तो वो मैं हूँ, मुझे ब्लेम करो। उस रात सीरस फिर से सपना देखता है जिसमें दूसरा सीरस और फुकान है, एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, एक दूसरे को मॉर्निंग किस और हग दे रहे हैं और खुद सीरस गेट से अंदर नहीं जा पा रहा और जैसे ही जबरदस्ती वो अंदर जाता है दूसरी जगह पहुंच जाता है। वहाँ भी वो सीरस और फुकान को देखता है और जब उसके पास जाने की कोशिश करता है तो एक के बाद एक वो दूसरी जगह पर पहुंच जाता है और एक साथ उसके कानों में कई आवाजें गूंजने लगती हैं जिसकी वजह से उसका सर फटने लगता है और एक झटके के साथ वो नींद से जाग जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और किसी सच की बात करता है वो, ये फुकान तुम्हें कैसे सच बताऊं। अगले दिन यूनिवर्सिटी में फुकान के फ्रेंड अची को ट्राय बुरी तरह से डांटती है कि उसने अपनी एक्स के पीछा छुड़ाने के लिए लियन को यूज किया। अगर उसकी एक्स वापस आकर उसके मुंह पर एसिड फेंक कर चली गई तो लियन उसे शांत करवाती है और फुकान से पूछती है कि तुम बताओ, सीरस तुम्हें ड्रॉप करता है, तुम्हें लेने आता है, तुम्हारी केयर करता है, तो तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना। पर फुकान जब कुछ भी जवाब नहीं देता तो वो उसे फोर्स नहीं करते, उसकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। तभी फुकान देखता है कि मौसम खराब हो रहा है, बारिश होने वाली है। वो तुरंत बुक समेट कर निकल जाता है और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था सीरस छाता लेकर बीच रोड पर खड़ा था। फुकान उसके पास जाता है, छाता लेकर दोनों को छाया कर देता है। उसे बोलता है कि छाता होने के बावजूद आप भीग क्यों रहे हो, पर सीरस बस उसे देखता जाता है। फुकान उसे बोलता है कि हमारे किस के बारे में सॉल्यूशन ढूंढ लिया है मैंने, मुझे पता है आप उस फुकान के बिना नहीं जी सकते, इसीलिए जब तक आप अपने वर्ल्ड में वापस नहीं जाते मैं उस फुकान का सब्स्टिट्यूट बनूंगा। और मुझे लगता है फुकान नाराज भी नहीं होगा
क्योंकि आप खुश रहोगे और फुकान के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। सीरस उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है, उसे गले लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ सीरस की माँ अपने आदमियों से सीरस के बारे में पूछती है। वो उन्हें कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि सीरस को आजकल स्ट्रेंज बिहेव करते देखा है उन्होंने। वो किसी लड़के के साथ घूमता है, लेकिन उस लड़के के बारे में उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए वो टाइम मांगते हैं और सीरस की माँ उन्हें 2 वीक का टाइम देती है। और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन एपिसोड के एंड में हम एपिसोड 1 के एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जब सीरस का एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट से पहले सीरस देखता है कि कुछ बदमाश फुकान की कार चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। तब सीरस उन्हें रोकता है, उन्हें बोलता है कि तुम लोग फुकान की कार के पास क्या कर रहे हो, और उनके इरादे समझ आते ही फाइट शुरू हो जाती है। वो लोग सीरस पर हमला करते हैं और भाग जाते हैं। सीरस खुद को संभालते हुए बस स्टैंड पर जाकर बैठ जाता है और तभी फुकान वहां से गुजरता है, अपनी कार के पास आता है, लेकिन वो देखता है उसकी कार में स्क्रैच आ गए हैं। इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं एंड हो जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।